अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ठीक है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट सिंपल सा चैप्टर है, यानी कि हम लोग वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो मस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर जो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं ना, उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो जो पहला पैराग्राफ है ना, पेज नंबर क्या पेज है 62 के ऊपर, जो पहला पैराग्राफ में सिंपल सी ये बात की हुई है कि कोलिनर्जिक जो एंटागोनिस्ट होते हैं बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती हैं। अब इसमें हमारे पास सेम जैसे रिसेप्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, इसी तरह ना जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं ना वो भी दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स होते हैं और साथ अब एंटी मस्कुलिनिक एजेंट्स में ना आपने कोई सी भी मतलब ये नहीं हमारे पास सारी तो याद नहीं रहती ना, आपने कोई सी 5 से 6 ड्रग्स जो क्लासिफिकेशन में ना याद कर लेनी और अच्छे से याद कर लेनी, ताकि आप लोगों को पेपर में अगर आए तो आप लोगों को पता हो ये वाली ड्रग इसमें है। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन आती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो एट्रोपिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेज नंबर 63 पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको पुलामाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो हम ये है एकिडीनियम ग्लाइकोपाइरुलेट वगैरह, ये कुछ हद तक इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब एट्रोपिन की अगर बात की जाए तो एट्रोपिन एंटी मस्कुलिनिक एजेंट है। ठीक है, और ये टर्शरी है। टर्शरी मतलब जो ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, इसके ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट्स आएंगे। अब उन्होंने ये कहा हुआ है जो एट्रोपिन होता है ना उसके पास मस्कुलिनिक की रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की एफिनिटी है। सही है, तो ब्लॉक करेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, जहाँ भी एसिटाइलकोलिन आके अटैच करना होता है ना तो वो एसिटाइलकोलिन ही अटैच करेगा और हमारे पास क्या होगा, उसके जो इफेक्ट्स होंगे एसिटाइलकोलिन के वो नहीं प्रोड्यूस होंगे। और सिंपल सा ये है कि और इसके जो एक्शन होते हैं ना एट्रोपिन के, वो 4 डेज़ तक 4 घंटों तक रहते हैं। अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं आइज़ वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक्शन में देखा जाए ना इसकी आइज़ के ऊपर, तो वो ये होता है कि मस्कुलिनिक एक्टिविटी जो आइज़ की है, चूँकि वहाँ पे वो क्या करवा रहा था, मियोसिस करवा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, तो ये यहाँ पे क्या होगा, मिडोसिस करवा देगा ऑटोमेटिकली और साथ को साइकोप्लेजिया करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई पे करवाएगा ना, ये हमारे पास मिडोसिस ये ज़्यादा लंबे अरसे तक 7 से 14 डेज़ तक पेशेंट की आइज़ जो है डायलेट कर सकती हैं, इसलिए हम एट्रोपिन को नहीं यूज़ किया प्रेफर किया जाता। इसके अलावा जिन पेशेंट जो ग्लाइकोमा के पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी ये क्या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के लेवल तक ना इंक्रीज़ कर सकता है, तो मतलब ये डेंजरस है आई के लिए। इसके अलावा जो दूसरी बात हो रही है जीआईटी, जीआईटी में अगर देखा जाए तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन क्या काम कर रहा था, वो बहुत सिंपल सा काम सेक्रेशन सबको इंक्रीज़ कर रहा था। अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन नहीं अटैच हो रहा है, यहाँ पे एट्रोपिन अटैच होगा तो सारी सेक्रेशंस क्या हो जाएंगी, हमारे पास कम हो जाएगी। जीआईटी की मोर्टेलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी। अच्छा, मोर्टेलिटी कम हो रही है लेकिन एसिडिटी एसिड प्रोडक्शन कम नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए हम एट्रोपिन को अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है या स्टमक में कोई सोर वगैरह एसिडिटी है तो हम उसके लिए एट्रोपिन नहीं यूज़ करेंगे। यानी कि हमने इसको एट्रोपिन लगा देना, ऐसा कोई सीन नहीं है। यानी कि मतलब जो उसकी मूवमेंट वगैरह उसको कम करता है लेकिन एसिडिटी की प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 64 पेज के ऊपर देखा जाए तो यही लिखा हुआ है कि हमारे पास एट्रोपिन जो होता है वो अल्सर के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या करवाता है, सिंपल सी सेक्रेशंस वगैरह को कम करवाता है, मोर्टेलिटी वगैरह को कम करवाता है, लेकिन एसिड की प्रोडक्शन को कम नहीं करवाता है। इसके अलावा हम लोग एट्रोपिन को कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, स्पैज़म को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आगे बात की जाए, हमारे पास यहाँ सेक्रेशंस वगैरह को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो यूरिनेशन को कम करने के लिए हम इसको प्रेफर किया जाता है। अब अगली जो चीज़ आ रही है सीवीएस में, सीवीएस में हमारे पास क्या हो रहा होता है, 2 टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डोज़ दे देते हो ना, हाई डोज़ दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करवाएगा हमारे पास एम2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ठीक है, एम2 ब्लॉक होगा तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाई डोज़ हार्ट रेट ज़्यादा, ठीक है, और एम2 ब्लॉक होगा। लो डोज़ हार्ट रेट लो और एम1 ब्लॉक होगा। सिंपल सा ये कांसेप्ट है। यहाँ पे सेक्रेशंस की बात हो रही है तो एट्रोपिन हमारे पास सेक्रेशंस को कम करवाते हैं, इसलिए ड्राइनेस वगैरह को प्रोड्यूस करवाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एट्रोपिन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये मतलब वही सिमिलर इफेक्ट होता है। इसके अलावा थेरेप्यूटिक में यूज़ की जाए ना तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑप्थेल्मिक में क्यों यूज़ किया था, टॉपिकल उन्होंने कि यही कहा हुआ है कि मिडोसिस साइक्लोप्लेजिया के लिए हम उसको प्रेफर किया जाता है, लेकिन नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो एट्रोपिन तो 7 से 14 डेज़ तक मिडोसिस करवाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। इसके लिए हम लोगों ने न्यू ड्रग्स साइकोपेंटोलेट और एक और ट्रोपिकामाइड हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटीस्पाज़मोडिक में लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जीआईटी को रिलैक्स करने के लिए हम उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीवीएस में मतलब हार्ट रेट वगैरह को, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीटमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। एंटी सेक्रेशन बहुत ज़्यादा बॉडी में उनको कम करने के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जो भी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग एट्रोपिन मतलब उनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, रिवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे ना उसकी वजह से, तो हम एट्रोपिन को एज़ उसके एंटीडोट प्रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब उसको हम एट्रोपिन लगा देंगे ताकि जो इसके इफेक्ट्स हैं वो कम किया जा सके। तो जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बस सिंपल से आपने ये बात याद करनी है कि हम लोग जो ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स ये कि अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, बॉडी में, लीवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन के एलिमिनेट हो जाता है। रिवर्स इफेक्ट्स आपने जो बॉक्स बना है ना वही याद कर लें, क्योंकि इतने ज़्यादा होंगे तो कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेंगे आप लोग, जो आपको याद रहे उस टाइम पेपर में। तो इसके सिंपल से ये जो बॉक्स बने ना जिसमें ब्लड वेन कन्फ्यूजन, माइडोसिस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन, ड्राई माउथ, ये सारा कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये था एट्रोपिन, सिंपल सा, और ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब नेक्स्ट जो ड्रग आती है उसको स्कोपोलामिन भी टर्शरी है। एक चीज़ इसमें आपने याद करनी है, ठीक है, दूसरी ये चीज़ याद करनी है, जो टर्शरी जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा तो आपको पता होना चाहिए वो सीएनएस में क्रॉस करेगी। ठीक है, तो सीएनएस को जो क्रॉस करेगी तो सीएनएस के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, उसको ये जो सीएनएस के इफेक्ट होंगे ना, ये आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से आपका लॉन्ग अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर इसकी एक्शन की बात की जाए ना तो बेसिकली ये ना
मोशन सिकनेस के लिए इसको हम प्रेफ़र करते हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है कि हम सफ़र वगैरह कर रहे हैं, कोई झूले पे बैठे तो हमें चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, तो अचानक से दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मोशन सिकनेस। उसके लिए हम लोग स्कोपोलामाइन को प्रेफ़र किया जाता है, ठीक है? बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। स्कोपोलामाइन वही है, कह रहे हैं कि सेडेशन पर बहुत ज़्यादा आप हाई डोज़ देते हो ना इसकी, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाई डोज़ है तो वो सेडेशन पर डेवलप करवा देता है, ठीक है? और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आपकी एनहांस करते हैं, ठीक है? इसके अलावा यूफ़ोरिया कहते हैं कि आपको मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपको अनवेल फ़ील होता है और हम ज़्यादा हाइपर टाइप हो जाते हैं। अब इसके यूज़ुअली वही लिखा हुआ है कि आपने मोशन सिकनेस के लिए इसको प्रेफ़र करना है, ठीक है? और नोज़िया वोमिटिंग के लिए आप इसको दे सकते हैं। बस इसमें और कुछ भी नहीं करने वाला, बस 2 बातें हैं इसमें स्कोपोलामाइन में कि टर्शियरी अमाइन है जो कि सीएनएस को क्रॉस कर सकेगी, सीएनएस को जो क्रॉस करेगा तो उसके सीएनएस के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? मोशन सिकनेस के लिए हम इसको प्रेफ़र किया जाता है और हाई एट्रोपिन की हाई डोज़ के ऊपर क्या कहते हैं इसकी हाई डोज़ के ऊपर क्या होगा हमारे पास सेडेशन प्रोड्यूस हो सकती है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इसके बाद तो हमारे पास अगले आ जाते हैं 65 पेज पे एक्लिडेनियम, ग्लाइकोपाइरोलेट, इप्राट्रोपियम और थायोट्रोपियम, ठीक है? इसमें से आपने इस तरह से याद कर लो, जो इप्राट्रोपियम और थायोट्रोपियम है ना, दोनों नेम सेम है, ठीक है? अब ये एट्रोपिन के क्वाड डेरिवेटिव्स हैं, क्वाटरनरी, ठीक है? एट्रोपिन तो सीएनएस को क्रॉस करता है, लेकिन ये जो हमारे पास इप्राट्रोपियम है, थायोट्रोपियम है ना, ये सीएनएस को क्रॉस नहीं करता क्योंकि क्वाटरनरी हैं, ठीक है? आपने इस तरह से याद करना। और अगला हमारे पास आता है ग्लाइकोपाइरोलेट और साथ हमारे पास कौन-सा है? एक्लिडेनियम। ये हमारे पास सिंपल से क्वाटरनरी क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारे पास एट्रोपिन से डेवलप होते हैं। ये सिंपल से मतलब सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि हम बनाया होता है, हम लैब में बनाते हैं, ठीक है? इसमें ये बात की जा रही है इप्राट्रोपियम को हम लोग ना शॉर्ट एक्टिंग है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शॉर्ट एक्टिंग वो मस्कुलिनिक बताएं एंटागोनिस्ट कौन से हैं, तो वो आपने इस तरह से, ये इप्राट्रोपियम भी शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है? इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग है, जबकि बाकी जो है ना ग्लाइकोपाइरोलेट, थायोट्रोपियम, इक्लिडेनियम वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है? अब हमें पता है लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग किस बेस पे करते हैं हम लोग, ड्यूरेशन बेस पे होते हैं। जो ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग, और जिनका ड्यूरेशन मतलब रैपिड आ जाता है वो हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है? अब इसके लिए हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स, इन सब चारों को ना हम लोग क्यों यूज़ किया जाता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली ना ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ठीक है? मतलब हमारी ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है? हम सीओपीडी के पेशेंट में हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि सीओपीडी के पेशेंट में हमारा एयरवे जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो हम लोगों ने इसको डायलेट करना है, तो इसके लिए हम ये वाली ड्रग्स प्रेफ़र किया जाता है। इसके अलावा हम अगर देखा जाए हॉस्पिटल में नेबुलाइज़ तो सब करते हैं ना, अब वार्ड्स में तो सब जाते हैं, तो नेबुलाइज़ करते हैं, उसके लिए हम इप्राट्रोपियम वगैरह प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? वो क्या करता है, हमारी जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, एयरवे होते हैं ना, उसको क्या करवाता है, ओपन रखवाता है, ठीक है? इसमें बस सिंपल सा ये है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ किया जाता है, अस्थमा, सीओपीडी वगैरह के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है बस। क्योंकि ये सेफ़र होती हैं, हमारे सीएनएस को भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ठीक है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में भी नहीं एंटर होती, जिसकी वजह से और हमारे पास क्या होता है, पल्मोनरी इफ़ेक्ट जो होते हैं, ठीक है? और हम लोग इसको ज़्यादातर इन्हेलेशन नेज़ल रूट प्रेफ़र किया जाता है इन ड्रग्स के लिए, ठीक है? और जिसकी वजह से ये सिर्फ़ जाके पल्मों में अपना इफ़ेक्ट परफ़ॉर्म करती हैं, मतलब जो हमारी सर्कुलेशन है उसमें एंटर नहीं होती। अब हमारे पास अगला पेज नंबर है 66। उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे ऊपर ना 2 ड्रग्स लिखी हुई हैं, थायोट्रोपियम, साइक्लोपाइरामाइड। थायोट्रोपियम के लिए आपने बस ये याद करना है कि ये थायोट्रोपियम के लिए ना, जो मैंने पहले बताया था ना, एट्रोपिन को हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते मिडियोसिस के लिए, साइक्लोपेजिया के लिए, क्योंकि उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। तो उसके लिए हमें इतना पेशेंट को इतना लंबे अरसे तक तो डायलेट नहीं ना रखना होता, यानी कि 7 से 14 डे तक वो डायलेट इसके प्यूपिल, तो अच्छा, इसके बाद आती है गैंग्लियोनिक ब्लोकर्स। अच्छा, गैंग्लियोनिक ब्लोकर्स में ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक है? अब वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, निकोटिनिक रिसेप्टर की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है? ऑटोनोमिक गैंग्लिया और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लोकर्स, ठीक है? अब ऑटोनोमिक गैंग्लिया वगैरह जो होती है उसमें हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लोकर्स आते हैं। इसमें बस बुक पे जो एक ही बताई हुई है वो हमारे पास कौन सी है, निकोटिन। कि निकोटिन क्या करवाती है, बस निकोटिन कहाँ पे प्रेज़ेंट होती है, स्मोकिंग वगैरह, तम्बाकू वगैरह में ये प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? इसके मतलब थेरेपेटिक डिफेक्ट्स बेनिफिट्स जो होते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट्स इसके मतलब नहीं होते, ये हमारे बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि हम ले भी इसको तम्बाकू वगैरह से रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि हाँ हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो इसके अलावा हम लोग, अच्छा, इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि इसके जो स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह की रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे जिसकी वजह न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे, अगर हम निकोटिन दे देंगे तो ये सबको ब्लॉक कर देगा, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो बेनिफिशियल तो प्रोड्यूस नहीं होंगे ना। बस सिंपल सा इसमें ये है कि मतलब गैंग्लिया ब्लॉकर से और ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, क्योंकि इसको उन्होंने कहा हुआ है कि नेक्स्ट चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस किया हुआ है।
तो इसके अलावा अगला जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारा एक चैप्टर है करिकुलम के अंदर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, तो वो चैप्टर बेसिकली ये 2 पेज ही हैं। इसके बाद हमारा था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास निकोटीनिक के दूसरे रिसेप्टर होते हैं। हमने पढ़ा था निकोटीनिक की 2 टाइप्स होती है, गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स होते हैं और एक उसके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज तो वैसे आ रहा है ना, ड्रग्स की वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या करवाएंगे, जो हमारी मोटर और स्केलेटल मसल के दौरान जो नर्व ट्रांसमिशन होती है ना, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आना तो उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। अब ये किस तरह से, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ एंटागोनाइज करती हैं रिएक्शन को, यानी कि रिएक्शन को ज़्यादा करवाती हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे मतलब डिपोलराइजेशन करवाती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब एंटागोनाइज करती हैं। अब एंटागोनाइज करने वाली जो होती हैं ना, वो हमारे पास आती हैं नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स। अब हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को क्यों देंगे, ठीक है, यहाँ पे यही 67 वाले पे अगर देखा जाए टॉपिक है, इसमें हम क्यों देंगे। सबसे पहले तो ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं, ठीक है। मसल्स को रिलैक्स करने का भाई क्या फ़ायदा है, अगर हमने किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे तो उसके लिए हमारे पास सिंपल से क्या होना चाहिए, इसके मसल रिलैक्स होने चाहिए, ताकि हम इंटूबेशन जो ट्यूब हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें उसका फ़ायदा हो। अब देखो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें तो वो आसानी से हम नहीं डाल पाएंगे, तो उसका रेस्पिरेशन जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारा क्या होगा, हम फेलियर की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिकवरी उसकी कम होगी पेशेंट की। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सेम कि ड्यूर सर्जरी के दरमियान हम लोग इंटू एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल दी जाती है ना, तो उसके लिए मसल को रिलैक्स करना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट की रिकवरी जो होती है वो बेहतर की जा सके। अब इसके बाद इसके 2 टाइप्स आती हैं, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट्स और दूसरी आ जाती है डिपोलराइजिंग एजेंट। अब अगर बात की जाए नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई डिपोलराइजेशन क्या होती है। डिपोलराइजेशन बेसिकली आयंस के एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिपोलराइजेशन बेसिकली आयंस एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है, सिंपल से क्या करवाना है, वो जो आयन की एक्सचेंजमेंट हो रही होती है ना, उसको इनहिबिट करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डिपोलराइजेशन नहीं होगी। डिपोलराइजेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे मसल्स तक कोई क्या रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, कोई स्टिमुलेशन नहीं जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे मसल रिलैक्स हो जाएंगे। ये सिंपल सा था, ठीक है। अब अगर मैं इसकी, ये मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, मतलब ओवरऑल कि डिपोलराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हमने अगर बात की जाए ना, ये नॉन डिपोलराइजिंग में क्या, वो यही कह रहे हैं कि जो सबसे पहला नॉन डी हमारे पास था ब्लॉकिंग एजेंट था ना, वो कौन सा था, क्यूरे, ठीक है। जिसको अमेजोन के जो वो थे हंटर थे ना, वो अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने ट्यूबरकुलिन को डिस्कवर करवाया था, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, तो इसको बाकियों से रिप्लेस कर दिया गया था। इसमें सिस्टाकोरियम, इवाकोरियम, विकोरोनियम, पेनिकोरोनियम, जो आपको याद, जैसे आपको याद करने आप कर लीजिएगा। अच्छा, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से बात की है 2 टाइप्स पे, लो डोज और हाई डोज। लो डोज में बेसिकली ना बस इतना से याद करो कि जब लो डोज होगी ना तो अगर हम कोलिनिस्टेज एंजाइम इनहिबिटर्स दे दें ड्रग्स, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन का ज़्यादा लेवल हो जाएगा तो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब इन रिसेप्टर्स पे जहाँ जहाँ इस ड्रग्स ने अटैच होना ना, तो नहीं होंगे, क्योंकि ये कम्पिटेटिव वो करते हैं ना, कम्पिटेटिव लॉ करते हैं, ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। अगर और मतलब सिंपल सा देखा जाए तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है ना, एसिटाइलकोलिन के साथ compete करते हैं और साथ हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाते हैं, ठीक है, और उसको स्टिमुलेशन से इनहिबिट करते हैं। ये क्योंकि ये अभी लो डोज चल रही है, लो डोज में इसके अलावा बुक पे यही लिखा हुआ है कि अगर हम एसिटाइलकोलिन एंजाइम इनहिबिटर्स दे देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे उन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन अटैच होगा, तो ये इनका कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है हमारी बुक के अंदर कि क्या होता है इसमें ना, ये होता है लो डोज के बाद जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ रही है ना पेरिफेरल नर्व से, उसको भी रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कुछ हद तक शो करते हैं। अब अगली जो बात हो रही है ना, एट हाई डोज, हाई डोज पे तो
आयंस की जो एक्सचेंज होना होता है ना, वो भी इनहिबिट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जो आयंस आ रहे होते हैं वो भी ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन मतलब जो मसल्स को ट्रांसमिशन नर्व्स मिल रही होती है, सिग्नल मिले, वो भी इनहिबिट हो जाते हैं। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन एंजाइम इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं ना, वो भी इस पे एक्ट नहीं करती है, यानी कि ये पक्का ब्लॉक कर देती हैं, तो मसल रिलैक्स हो जाते हैं। अब एक्शन जो अभी यहाँ पे यही बात की हुई है कि बेसिकली जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट, सबकी डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। सब मसल्स की ना डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। सबसे मतलब देखा जाए फेस और आइज़ के जो मसल होते हैं ना, वो जल्दी पैरालाइज़ हो जाते हैं क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होती है। वो पैरालाइज़ भी रैपिड हो जाते हैं। उसके बाद हमारा फिर सीक्वेंस आता है फिंगर्स का। इस फिंगर, लिम्स, नेक, ट्रंक और मसल्स, ठीक है? उसके बाद हमारे इंटरकोस्टल मसल्स इफ़ेक्ट होते हैं और लास्ट पे हमारे पास जो हमारा डायाफ्राम होता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम रिकवरी की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा डायाफ्राम रिकवर होता है, मतलब रिवर्स सीरीज़ चलेगा, सीक्वेंस चलेगा आप लोगों का। अच्छा, इसके बाद बुक पे ना एक्शन में ही सोजा मेडेक्स ड्रग का बताया हुआ है, ठीक है? वो बेसिकली जब हम एनेस्थीसिया देते हैं किसी पेशेंट को ना, तो उसके बाद देखिए हम लोगों ने उसको रिकवरी की तरफ लाना होता है। जब हमने रिकवरी की तरफ लाना होता है तो हम लोगों ने इन ड्रग्स का जो हमारा असर होता है ना, एक्शन होता है, हमने ख़त्म करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम ड्रग देते हैं सुजा मेडेक्स, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये रिक्रोनियम और वेक्रोनियम जैसे ड्रग्स होते हैं, इनका जो एक्शन होता है वो रैपिडली टर्मिनेट करवाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो वापस से रिकवरी की तरफ आता है, यानी कि उसके जो मसल रिलैक्स होते हैं ना, वापस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आना, अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये इसमें ये लिखा हुआ था, सिंपल सा था। इसमें इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर इसको आईवी प्रेफर करते हैं, ठीक है? इसके अलावा एलिमिनेशन रूट सबके डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन किसके ज़रिए निकल रहा है। इसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी इसके मतलब मिनिमम ही होते हैं, इतने ज़्यादा कुछ नहीं होता, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स का सिंपल सा ये है, जो फिगर है ना आपने उसको ही याद करना है। इसके बाद ना हमारे मसल रिलैक्सेंट या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है ना, इसके उन्होंने ड्रग इंटरेक्शन बताए हुए हैं कि क्या है, ठीक है? तो मतलब हमने किसके साथ नहीं देना। अगर हम किसी पेशेंट को कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं ना, यानी कि हम नियोसिग्मीन, फाइसोसिग्मीन, तो हम उसके साथ नहीं देंगे इसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग उसको नहीं देंगे। दूसरा हम कह रहे हैं, हम किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एनेस्थीसिया दे रही हैं, यानी कि आप आप एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो उसके साथ हम लोग क्या कर बेसिकली वो क्या करवाता है, इनकी एक्टिविटी को ज़्यादा करवाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा करवा देता है। तो इसके लिए हम लोग उसको नहीं देते। अमाइनोग्लाइकोसाइड बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, ये आपने कीमो में चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है? तो वो भी ये क्या करवाते हैं, वो एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज़ होती है ना, उसको कम करवा देते हैं ये ड्रग्स, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की एक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हमारे पास इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा करवाते हैं। मतलब सिंपल सा ड्रग इंटरेक्शन हम कहते हैं कि जब 2 ड्रग्स एक साथ हम देते हैं ना, तो उनका रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है? ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, यानी कि वो एक-दूसरे के इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब कम कौन कर रहा है? कोलिनिस्टरेज़ इनहिबिटर्स कम कर रहे हैं, ठीक है? बाकी तीनों इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, उसको ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम उसको नहीं देते। और ये आपका था सिंपल सा नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। इसके बाद ना हमारे पास आता है डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट्स का अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोगों ने मसल को रिलैक्स करना है, ठीक है? अब डीपोलराइजिंग क्या करवाएंगे भाई, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे ज़्यादा, क्योंकि डीपोलराइजेशन में हमें पता है कि क्या होता है भाई, नर्व्स का एक्सचेंज होगा, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करें, हमने तो उसको रिलैक्स करवाना है। तो बेसिकली ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है भाई, एक लंबे अरसे तक जब डिपोलराइजेशन होती रहती है, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, वो अपने रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसी पैराग्राफ में सिंपल सा ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 69 पे अगर देखा जाए, तो उन्होंने ये कहा हुआ है डिपोलराइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करवाते हैं, मसल्स फाइबर्स को क्या करवाएंगे, डिपोलराइजिंग करवाएंगे, जैसे एसिटाइलकोलिन करवाते हैं, ठीक है? लेकिन एसिटाइलकोलिन को तो क्या करवाता है, एंजाइम है, कौन सा एसिटाइलकोलिन मतलब एंजाइम है, उसको तोड़ देता है। लेकिन इस ड्रग को तोड़ने के लिए, सक्सिनैल्कोलिन को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है? कोई ड्रग नहीं होती। यहाँ बुक पे तो यही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है,
हमारे पास क्या होता है, वो लंबे अरसे तक रिसेप्टर के साथ अटैच रहता है, डिपोलराइजेशन होती रहती है, यानी कि आयन का एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोडियम चैनल होते हैं ऑटोमेटिकली फिर वो एक वक्त आएगा वो क्लोज हो जाएंगे। अब एक चीज़ है भाई, आप ड्रग खाई जा रहे वो कितने अरसे तक आपका काम करें, एक टाइम आता है वो काम करना छोड़ देते हैं। तो डिपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह का ही है कि यानी कि वो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, उसको डिपोलराइज करवाएंगे और कंटिन्यूसली क्या करवाएंगे, डिपोलराइजेशन होती रहेगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ठीक है। और हम ये ही कह रहे हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है, ये डिपोलराइजेशन से रेजिस्टेंस हो जाता है और पैरालाइसिस डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन में ये कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं ना, वो जैसे कम्पिटेटिव में क्या होता है, वो सबसे लास्ट पे वो सेंसिटिव वो होते हैं, पैरालाइज होते हैं ना, तो यहाँ पे भी सबसे लास्ट पे वो होंगे, बाकी सीक्वेंस वही चलेगा। इसके अलावा हम लोग स्टार्टिंग पे क्या करवाएगा, फ्लक्चुएशन वगैरह होगी, मसल सोरनेस डेवलप होगी, ठीक है, इसलिए हम लोग की इसको लो डोज देते हैं इसकी। इसके बाद वो कह रहे हैं मतलब नॉर्मली वो ये यहाँ पे कहा गया हुआ है कि जो हमारे पास सक्सिनैलिकोलिन का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो शॉर्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे कही हुई है, क्योंकि क्या होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, स्पेस के अंदर ना हमारे पास कोलेस्टेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि तोड़ देते हैं। अब सक्सिनैलिकोलिन जो कि मेटाबोलाइज नहीं होता, तो वो निकोटिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच होगी, ठीक है, और अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगी। अगर हम लोग इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है कि ये प्लाज्मा में वापस चले जाए, ठीक है, वो यही लिखा हुआ है, यानी कि इतना खास यहाँ पे कोई बात नहीं करने वाली, बस सिंपल सा ये करना है कि भाई स्टार्टिंग के ऊपर अगर हम इसको दे देंगे, मतलब मसल जो रेस्पिरेशन के हैं वो इससे लास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और साथ ये क्या होता है, स्टार्टिंग के मसल फ्लक्चुएशन वगैरह प्रोड्यूस करवाता है, इसलिए हम लोग को इसकी लो डोज देनी चाहिए पेशेंट को। इसके अलावा थेरेप्यूटिक यूजेस में सिंपल सा ये होता है कि इसका रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है, इसको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए हम लोग उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शो के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। फार्माकोकिनेटिक्स में आईवी में देते हैं हम पेशेंट को, ठीक है, इसके अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके बाद प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल एंजाइम की वजह से इसकी मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपरथर्मिया करवाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करवा देता है, वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है, यानी कि एनेस्थीसिया ड्रग की वजह से क्या होता है, बेसिकली बहुत ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये एनेस्थीसिया वाले चैप्टर के अंदर है टॉपिक, वहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। एपनिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो कि जिनके अंदर ये प्लाज्मा कोलेस्टेज नहीं होती, ठीक है, कोलेस्टेज, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अच्छे तरीके से क्या जिनमें ये प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, तो उनमें क्या होता है, एक लंबे अरसे तक एपनिया हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है डायफ्राम की, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा कहा गया हुआ कि जब कैल्शियम का रैपिड रिलीज होता है ना, तो वो भी अपनिया करवाता है, जिसमें मतलब उन पेशेंट में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस किन कंडीशन में होता है, डिजॉक्सिन ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डायूरेटिक्स ड्रग्स है, ये ड्रग्स आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, उन जिन पेशेंट में ये दोनों ड्रग्स हो रही होती है, तो यहाँ पे कैल्शियम का जो बॉडी से एलिमिनेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सक्सिनैलिकोलिन इन मतलब हमारे पेशेंट ये ड्रग्स ले रहे हैं ना, तो उसमें हम सक्सिनैलिकोलिन नहीं देंगे, अगर दे भी नहीं तो एहतियात से देना है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया मतलब, ठीक है, और हाइपरकैलेमिया वो ये कहा गया कि जो सक्सिनैलिकोलिन होता है वो स्पेस के अंदर भी जो हमारे पोटाशियम स्टोर होता है ना, उसको भी एक मतलब डेंजरस लेवल तक ना वो इंक्रीज करवाता है उसकी रिलीज, ठीक है। उसके अलावा टिश्यूज वगैरह को डैमेज करवाता है। बस सिंपल सा ये चैप्टर था, अगर इसमें कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।